हेलो एवरीवन, विश्व क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में विद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इकाई आवेश को कहाँ से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक, एक बार मैं इसको शॉर्ट में जल्दी फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि ये एक कोई आपका गोला है, चालक गोला है। मान लीजिए ये लोहे का एक गोला है। चूँकि लोहा एक धातु होती है, इसलिए ये गोला चालक गोला होगा। इस गोले को हमने आवेशित किया और टोटल कितना आवेश इस गोले को दिया। मान लीजिए कि इस गोले को जो टोटल आवेश दिया है वो प्लस क्यू के बराबर है। तो ये आवेश जो होता है वो इस गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से। तो हमने जब गोले को आवेशित किया है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। कैसे कार्य करना पड़ेगा ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको ये ज़रूर बताया था कि ये जो आवेश होता है ये टुकड़ों में इस गोले के ऊपर आएगा और इसके कारण जो आवेश का टुकड़ा इस पर मौजूद होगा वो आने वाले आवेश का विरोध करेगा। इसलिए हमें कार्य करना पड़ता है, यानी हमें अपनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो इस गोले को हमने आवेशित किया, कितना आवेश दिया? Q के बराबर। और इस प्रक्रिया में जो हमने कार्य किया है वो कितना किया है? W के बराबर। यानी Q आवेश इस गोले को देने में कार्य हमने कितना किया? W। तो Q आवेश को देने में किया गया कार्य कितना है? W के बराबर। तो इकाई आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इकाई आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W डिवाइडेड बाई Q। तो ये जो W डिवाइडेड बाई Q होगा वो इस गोले का क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा, इकाई आवेश देने में किया गया कार्य। ये बात तो लागू होती है इस गोले के लिए। अगर बात करी जाएगी बिंदु की तो उस समय क्या स्थिति बनती है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर कोई आवेश रखा है प्लस Q। ठीक है, ये आवेश हमेशा धन का आवेश हो ऐसा कुछ नहीं है। ये ऋण आवेश भी हो सकता है और धनावेश भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियां हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। क्या बताया था कि अगर ये धनावेश होगा तो इसके समीप किसी भी बिंदु का विभव धनात्मक होगा, और अगर ये ऋणावेश होगा तो इसके समीप किसी बिंदु का विभव ऋणात्मक होगा। विभव एक अदिश राशि होती है। ऋणात्मक विभव क्यों आता है वो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि ऋण आवेश की स्थिति में हमें कार्य करना नहीं पड़ता है बल्कि कार्य हमें प्राप्त होता है, यानी हमारी ऊर्जा बचत होती है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा है। तो आवेश की एक प्रॉपर्टी है, हमने आपको बताई है कि दो आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित कब करते हैं? जब दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी एक धन का आवेश होता है दूसरा ऋण का आवेश होता है।
प्रतिकर्षित कब करते हैं? जब दोनों समान प्रकृति के होते हैं, ठीक है, यानी दोनों धनावेश हों या दोनों ऋणावेश हों। तो इसके आसपास में हम कोई दूसरा आवेश लेकर के आएंगे तो ये जो आवेश है वो उस दूसरे आवेश को ये तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा? जब वो दूसरा आवेश इसके विपरीत प्रकृति का होगा। ये प्लस का है तो वो माइनस का होगा, ऋणावेश होगा। और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब दूसरा आवेश भी धनावेश होगा। अब मान लेते हैं, अब होगा क्या कि ये जो बल लगता है दो आवेशों के बीच में, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बल जो होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी, ये जो r होती है, आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे बल बदलता है। दूरी बढ़ेगी बल घटेगा, दूरी घटेगी बल बढ़ेगा। तो अब सोचिए, अगर हम r को बढ़ाते जाएंगे तो F घटता चला जाएगा और जब r कैसी हो जाएगी? लगभग अनंत के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे अनंत क्या है? अनंत से मतलब होता है वो दूरी जितने में ये बल लगभग कितना हो जाए? शून्य हो जाए। यानी हम क्या कहें? हम कहें कि अब इन दो आवेशों के बीच में किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, उस दूरी को हम अनंत कहेंगे। वैसे तो अनंत कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि एक दूसरा आवेश है प्लस Q0, इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये कहाँ पे रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। ये परीक्षण आवेश कोई स्पेशल आवेश होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षण आवेश क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि यह एक काल्पनिक धनावेश होता है। यानी परीक्षण आवेश जो होता है वो कोई वास्तविक आवेश नहीं है बल्कि कल्पित है। इसको इमेजिन किया जाता है, माना जाता है, तो ये काल्पनिक आवेश है। और कैसी प्रकृति का है? धनावेश है। वास्तव में ऐसा कोई आवेश नहीं होता है। अब ये काल्पनिक क्यों है? सबसे बड़ी बात सुनिए क्या है? जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है जो इसे काल्पनिक बनाती है। क्या? कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जबकि हर आवेश की एक खासियत क्या है कि उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें यदि कोई दूसरा आवेश लाओगे तो ये उस आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये एक ऐसा आवेश लिया जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये माना जाता है कल्पित आवेश है, तो हम इसका ये मान के चलते हैं कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात ये दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है क्या कि इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये कब संभव होगा? जब ये आवेश कैसा हो? बहुत ही सूक्ष्म हो। तो आपको ये भी हम इसमें लिख के बता दे रहे हैं कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक काल्पनिक आवेश होता है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और प्रकृति में पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये जो लाइन है यही इसको काल्पनिक बना रही है। ठीक है, क्योंकि हर आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, आवेश कहीं भी रखा जाता है उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसमें यदि आप कोई दूसरा आवेश लेकर के आएंगे तो उस दूसरे आवेश को या तो पहले आवेश के आकर्षण का अनुभव होगा या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा, लेकिन इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो ये काल्पनिक है। अब वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, सीधी बात है, आवेश जितना छोटा होता है उसका परिमाण जितना कम होता है, वैद्युत क्षेत्र उतना ही उसका कम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो इस स्थिति में इसका मान जो है वो कैसा होना चाहिए? अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात रही परीक्षण आवेश की।
तो ये परीक्षण आवेश ये कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनंत पर रखे होने से क्या होगा, ये जो हमारा आवेश है प्लस Q, ये इस दूसरे परीक्षण आवेश को न तो आकर्षित कर रहा है न प्रतिकर्षित कर रहा है। इस समय इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, यानी इसके चारों ओर जो क्षेत्र है उसमें एक बिंदु हमने ले लिया A। हम ये चाहते हैं कि इस आवेश को Q0 को कहाँ तक लाया जाए? A तक लाया जाए, A तक लाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस आवेश को A की ओर लाना पड़ेगा, यानी इस आवेश की ओर लाना पड़ेगा। तो जब हम इस आवेश की ओर लेकर के आएंगे तो जैसे ही दूरी घटेगी वैसे ही ये आवेश, यानी जो Q आवेश है वो इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी जैसे मान लीजिए Q0 जब यहाँ पे होगा तो इस पर एक बल लग रहा होगा, किसका? प्रतिकर्षण का, यानी दूर हटा रहा होगा इसको। लेकिन फिर भी हम आवेश को लगातार A की ओर लाते जाएंगे। विरोध होने के बावजूद जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि अनंत से जब हम Q0 को A तक ले आए तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? W के बराबर कार्य करना पड़ा। ठीक है, अनंत से बिंदु A तक परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W के बराबर। तो Q0 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W के बराबर। तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W डिवाइडेड बाई Q0। और यही क्या होता है, इस बिंदु का विद्युत विभव होता है, A का विद्युत विभव VA। तो किसी बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा या किसी चालक का विद्युत विभव क्या होगा, हमने दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो ये W क्या है? परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W, तो इकाई आवेश को W/Q0, यही हो जाएगा बिंदु A का विद्युत विभव। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझ लिया था, ये हमने दोबारा से चर्चा कर दी। W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जो विभव का मात्रक है वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, और विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। आज चूँकि हमें चर्चा करनी थी विद्युत विभवांतर की, तो विभव को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको विभव नहीं पता तब तक आप विभव में अंतर भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर के लिए समझते हैं। देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ये रखा है एक आवेश, कितना? +Q। ठीक है, और इसके क्षेत्र में, यानी इसका जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। एक बिंदु मान लीजिए है A और एक बिंदु हम मान लेते हैं B। ये जो आवेश है इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु ले लिए, A और B। अब आप देखिए क्या होगा, A का अपना एक विभव होगा, मान लीजिए वो होगा VA, और B का अपना एक विभव होगा, वो हो जाएगा VB। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं A और B, और दोनों के विभव कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। सीधी सी बात है। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो है यहाँ पे ये अनंत है, क्या है? ये आपका अनंत है, और यहाँ पे कितना आवेश है? Q0, यानी परीक्षण आवेश के बराबर। तो जब हम इस आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जब हम बिंदु A तक लाएंगे तो हमें कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। जब हम Q0 को परीक्षण आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। कितना? मान लेते हैं WB कार्य करना पड़ा। ठीक, अनंत से परीक्षण आवेश को B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? WB। तो उस स्थिति में
जो B का विभव होगा वो हो जाएगा WB डिवाइडेड बाई Q0। विभव क्या होता है किसी बिंदु का? W बाई Q0। तो बिंदु B का विभव हो जाएगा WB, यानी बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य डिवाइडेड बाई Q0 परीक्षण आवेश। ऐसे ही जब इस परीक्षण आवेश को हम A तक लाएंगे तो भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो कितना कार्य करना पड़ेगा? WA। तो VA हो जाएगा WA डिवाइडेड बाई Q0। अब निश्चित रूप से अगर हम इस स्थिति की बात करें तो कौन ज़्यादा होगा? देखिए A Q के ज़्यादा समीप है, यानी जब आप Q0 को लाएंगे तो A तक आने में आपको ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो WA ज़्यादा होगा और WB कम होगा। चूँकि A तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इसलिए A का विभव ज़्यादा होगा और B का विभव कम होगा। ठीक, तो ये हो गया A का विभव और ये हो गया B का विभव। अगर हम कह दें इनका विभवांतर बताओ, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी विभव में अंतर, किनके बीच? A और B के बीच। तो इसको हम लिखेंगे VAB। VAB का मतलब है कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर। तो ये क्या होगा? इन दोनों विभव का अंतर होगा। इनमें से कौन सा विभव ज़्यादा होगा? A का। क्यों? क्योंकि A तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ये बराबर हो जाएगा VA माइनस VB, यानी A के विभव में से B के विभव को घटा देंगे तो विभवांतर मिल जाएगा। अब VA है क्या? WA डिवाइडेड बाई Q0। तो WA डिवाइडेड बाई Q0 माइनस VB क्या है? WB डिवाइडेड बाई Q0। तो इसको हम लिख सकते हैं WA माइनस WB डिवाइडेड बाई Q0। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? अब देखिए ऊपर क्या है? ऊपर है WA माइनस WB, यानी ये कार्य है और कार्य का मात्रक जूल। नीचे आवेश है, मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होगा। लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? WA माइनस WB क्या है? WA माइनस WB हो जाएगा WAB। WAB का मतलब है बिंदु B से बिंदु A तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। कैसे? इसको हम आपको संख्याओं के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ थोड़ा बताते हैं। ये आपका Q आवेश है, ठीक है, ये आपका बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है और यहाँ पे अनंत पे परीक्षण आवेश। ये क्या है? अनंत है। थोड़ा समझना ध्यान से। अब इस आवेश को जब हम B तक लाए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। मान लेते हैं कुछ कार्य करना पड़ा। कितना करना पड़ा? मान लेते हैं वो हमें करना पड़ा 50 जूल के बराबर। कहाँ तक? B तक लाने में। कितना? 50 जूल। तो ये हो जाएगा WB 50 जूल हो जाएगा। अब हम इसी आवेश को जब A तक लाएंगे तो हमें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि A Q के ज़्यादा समीप है, और ज़्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, और ज़्यादा विरोध होगा, है ना। यहाँ पे आप क्या B पर रुक गए, अब आपको B से A तक और आना पड़ेगा, तब आप A पर पहुँच पाएंगे। तो मान लेते हैं कि A तक आने में कितना कार्य करना पड़ा? मान लेते हैं 100 जूल। तो ये WA हो गया। Q0 आवेश को B तक लाने में 50 जूल, A तक लाने में 100 जूल। तो अब आप खुद बताइए B से A तक लाने में कितना करना पड़ा होगा? सीधी बात है, B तक लाने में 50 जूल करना पड़ा और A तक लाने में 100 जूल करना पड़ा। कितना ज़्यादा करना पड़ा? इससे कितना ज़्यादा? 50 जूल के बराबर। तो B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों कार्यों के अंतर के बराबर होगा। वही मैंने लिख दिया है, WA माइनस WB जो होगा वो WAB, यानी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। VAB यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किसके बराबर होगा? उन दो बिंदुओं के बीच में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि आवेश कहाँ है? आवेश नीचे है, यानी हर में है, डिवाइड हो रहा है आवेश से, तो आवेश कैसा हो जाएगा? इकाई। ठीक, तो इसकी परिभाषा जैसे इसमें क्या था? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब इसमें क्या हो जाएगा? इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, ये दोनों बिंदु होंगे कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में होंगे, यानी किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे। देखिए
विद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कोई दो बिंदु हैं, कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में है। यदि उन बिंदुओं के बीच में हम इकाई आवेश को ले जाते हैं तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो उन बिंदुओं के बीच के विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। ये बाकी मैंने वही सब लिखा हुआ है जो हमने आपको अभी समझाया है कि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बी, तो बिंदु बी का विभव हो जाएगा W/Q0। अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य WA, तो ए का विभव हो जाएगा WA/Q0। अगर हम यहाँ पे देखें किसका विभव ज़्यादा होगा तो ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि ए तक लाने में आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर हो जाएगा ए के विभव में से बी के विभव को हम माइनस कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट की, तो ये हो गया WA-WB/Q0। WA-WB का मतलब है कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, जिसे हम लिख दिया WAB। तो VAB हो गया WAB/Q0। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम। तो ये बात रही विद्युत विभवांतर की। ठीक है, अब हम समझेंगे कि विद्युत विभवांतर के कारण विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो बात करेंगे विद्युत धारा की। देखिए, विद्युत धारा, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि मान लेते हैं दो बर्तन हैं। ठीक है, दो बर्तन हैं, दोनों ही बर्तन में हमने क्या कर दिया? मान लीजिए पानी भर दिया, तो इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया है और इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया है। यदि हम क्या करते हैं, दोनों बर्तनों के बीच में हम छेद करके एक पाइप जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये ऊंचे तल वाले बर्तन से पानी नीचे तल वाले बर्तन की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है ना, ये पहला बर्तन है, इसमें जो पानी भरा हुआ है वो यहाँ तक भरा हुआ है। दूसरे बर्तन में पानी का तल नीचा है और दोनों के बीच में यदि छेद करके हम पाइप लगा देंगे तो क्या होगा? पहले बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, इसका तल नीचे आएगा और इसका तल ऊपर जाएगा। और ये बहाव बंद कब होगा? ये बहाव तब बंद होगा जब दोनों में तल एक समान हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर दो हम आवेशित पदार्थ ले लें, यानी ये एक आपका आवेशित पदार्थ है, मान लेते हैं ए, और ये आपका एक आवेशित पदार्थ है बी, यानी दोनों ही पदार्थ आवेशित हैं, दोनों ही पदार्थ आवेशित हैं। इस पे भी आवेश है और इस पे भी आवेश है। ठीक है, जब दोनों पदार्थ आवेशित हैं तो दोनों का अपना अपना एक विभव होगा। तो मान लेते हैं इसका विभव है VA और इसका विभव है VB, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक है, दोनों आवेशित हैं तो दोनों का अपना एक विभव होगा। यदि इन दोनों का विभव समान नहीं है, ध्यान दीजिए, धारा तब तक प्रवाहित नहीं होती है, करंट तब तक नहीं प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव अलग अलग ना हो। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि VA और VB ये समान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो A का विभव ज़्यादा होगा या B का विभव ज़्यादा होगा, किसी एक का विभव ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा। मान लेते हैं कि A का विभव ज़्यादा है, मान लेते हैं, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, तो इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक तार लगा देते हैं। ये क्या लगा दिया हमने? तार लगा दिया। ठीक है, दोनों आवेशित पदार्थ हैं, दोनों का एक विभव है, ए का विभव ज़्यादा है, बी का विभव कम है, ऐसा हमने मान लिया और हमने इन दोनों को तार द्वारा जोड़ दिया। तो तार द्वारा जोड़ने पर होगा क्या, इनके बीच में जैसे ये पानी प्रवाहित होता है वैसे कौन प्रवाहित होने लगेगा? आवेश प्रवाह होगा। आवेश जाएगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। ठीक है ना, जैसे पानी तब तक जाता है जब तक दोनों में तल समान नहीं हो जाता है, वैसे ही आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। ठीक है ना, तो हम एक बात तो समझ सकते हैं कि जो आवेश प्रवाह है वो कब होता है, जब दो अलग अलग
विभव पे बिंदु हो, यानी दो बिंदु हो या दो पदार्थ हो और दोनों के विभव अलग अलग हों, और फिर उनको अगर हम संपर्क कराते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उनके बीच में आवेश प्रवाहित होता है, और तब तक होता है जब तक कि विभव समान नहीं हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पानी प्रवाहित हो रहा था, तो यहाँ पे कौन सा आवेश प्रवाहित होगा? आवेश तो दो होते हैं, कौन कौन? या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो धनावेश होता है, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, कौन सा आवेश? धनावेश। ठीक, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल में जाता है, वैसे ही धनावेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा। तो जैसे ए का विभव ज़्यादा है, बी का कम है, तो धनावेश कहाँ जाएगा? ए से बी की ओर। ठीक है, ए का धनावेश घटेगा और बी का धनावेश बढ़ेगा, और ये कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें ऋणावेश की, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि धनावेश यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तो ऋणावेश निम्न विभव से कहाँ जाएगा? ऋणावेश जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। सीधी सी बात है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों एक ही दिशा में तो गति कर नहीं सकते। क्या होता है? धनावेश किसी भी पदार्थ पर कब आता है? जब उससे हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो धनावेशित प्रवाह का मतलब, जैसे हम कहें कि ए से बी की ओर धनावेश जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी से ए की ओर क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है ना, ए से बी अगर धनावेश जा रहा है, तो बी से ए क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। और हमने आपको समझाया है कि पदार्थ के अंदर दो ही प्रकार के मूल कण मौजूद हैं जो आवेशित हैं, या तो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन जो कि नाभिक के अंदर है, वो फ्री नहीं हो सकते, वो घूम नहीं सकते। तो घूमने के लिए सिर्फ कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन से? जो परमाणु की कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो वास्तव में आवेश जब प्रवाहित होता है ना, तो कौन प्रवाहित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इतना हम समझ गए कि यदि दो बिंदु हैं, दोनों का विभव अलग अलग है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कहाँ से कहाँ? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और इसी प्रवाहित आवेश को, आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो हम यहाँ पे पहले इसको मिटा देंगे, फिर लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। करंट, करंट क्या है? अगर आवेश प्रवाहित होने लगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर आवेश जाने लगे, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। करंट कब होता है? जब आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों के विभव अलग अलग हैं। तो आवेश प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश है या सदिश है? तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है धारा का। हालांकि जब हम आपको परिपथ बना के बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि धारा की एक दिशा मैंने बताई हुई है, लेकिन बाद में मैं उसका खंडन भी करके बताऊंगा कि आखिरकार ये अदिश राशि क्यों है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक, बहती कहाँ है धारा? करंट जाता कहाँ है? तो हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। कहाँ से कहाँ जाएंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो जो धारा की दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, या कह सकते हो जो धनावेश के चलने की दिशा होती है, वही धारा की दिशा होती है। तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। मैं ये भी लिख देता हूँ, धारा हमेशा कहाँ से कहाँ? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉनों की गति करने की दिशा के विपरीत होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की
ओर होती है। अब विद्युत धारा की माप क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम कैसे बताते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट है, ठीक है ना। तो देखिए, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं विद्युत धारा की माप। इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की माप कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही होती है विद्युत धारा की माप। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक तार है, ठीक है ना, ये एक तार है जिसमें 2 बिंदु ए और बी और इनके विभवांतर, यानी इनके बीच विभवांतर है, इनके विभव अलग अलग हैं। ये किससे जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है। तो जब विभवांतर होगा, विभव अलग अलग होंगे, तो इनके बीच में क्या प्रवाहित होगा, आवेश। मान लेते हैं कि t समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, a से b के बीच में t समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, q। तो t समय में प्रवाहित आवेश कितना हो गया, बराबर हो गया q के, t समय में। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश, इकाई समय में प्रवाहित आवेश क्या होगा, Q/T। और इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा की माप कहते हैं। यानी Q/T किसके बराबर हो जाएगा, I के। तो विद्युत धारा I बराबर हो जाता है Q/T। मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है, ठीक है। ये एक आदेश राशि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ, तो देखिए, एम्पियर का मतलब होता है कूलाम पर सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बाई 1 सेकंड। देखिए, यदि 1 सेकंड में जो प्रवाहित आवेश की मात्रा है वो कितनी हो, 1 कूलाम हो, तो हम कहते हैं कि कितना करंट फ्लो हुआ है, 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलाम पर सेकंड के। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, लिखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, यदि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो, 1 कूलाम हो, 1 कूलाम हो, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है या होगी, है ना। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से फिर से विद्युत विभव समझा और विद्युत विभवांतर समझा, और विद्युत विभवांतर के कारण क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है, और इसी आवेश प्रवाह को हम करंट कहते हैं। करंट को नापने के लिए मैंने आपको बताया, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा करंट का नाप है, यानी I बराबर होता है Q/T, मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। करंट एक अदिश राशि है, दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। एम्पियर की परिभाषा हमने आपको बता दी। तो इस प्रकार से ही हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा या ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें अपना क्वेश्चन आप लिखिएगा, आपको निश्चित रूप से संतोषजनक जवाब मिलेगा। क्लास अच्छी लगे लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, यदि कोई दिक्कत है तो वो भी हमें बताइए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।